दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले हमारे अस्पताल में एक नवजात शिशु जो कि केवल 10 दिन का था उसे एडमिट किया गया था। उसे तकलीफ थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण की और उसकी जान पर बनाई थी और उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया। कई जीवन रक्षक दवाएं दी गई, लेकिन हम चौंक पड़े जब हमने उसके रिपोर्ट्स देखे तो उसमें हमने पाया कि उसको जिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था उसके खिलाफ काफ़ी सारी एंटीबायोटिक लाइलाज थी। मतलब उनका कोई भी प्रभाव उस बैक्टीरिया पर नहीं हो सकता था। हमने बहुत ही मेहनत करके उस केस को जैसे तैसे बचा तो लिया, लेकिन हमें ये जानकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि उसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया था कि जिसके अंदर काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बेअसर थी, बेप्रभावी थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों इसका मतलब साफ था कि उस बैक्टीरिया ने एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक दवाइयों के खिलाफ अपनी एक रक्षा प्रणाली ऐसी विकसित कर ली थी कि जिससे पूरे सारे एंटीबायोटिक्स उसके खिलाफ विफल हो रहे थे। इसको कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक दवाइयों का बेअसर हो जाना। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस संस्करण में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण कौन कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, वैश्विक एजेंसीज जैसे कि WHO वगैरह इसके खिलाफ क्या कर रही है और हम और आप एक सामान्य आदमी की नजरिए से किस तरह से इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए डॉक्टर की बात। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे पैदा होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया के अंदर। दोस्तों पृथ्वी के इस धरातल के ऊपर कई सालों से, हमसे भी पहले से बैक्टीरिया मौजूद है। ये हमारे शरीर के ऊपर एवं अंदरूनी सरफेसेस के ऊपर भी पाए जाते हैं। बैक्टीरियाज के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। अब जैसे बैक्टीरिया अपने को 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 करते रहते हैं, तो वहीं उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी बढ़ता है और ट्रांसफॉर्म होता रहता है। उनमें किसी न किसी एक बैक्टीरिया के अंदर ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन आ जाता है कि वो एंटीबायोटिक दवाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यह जेनेटिक मटेरियल वाले बैक्टीरिया हालांकि बहुत कम संख्या में होते हैं और ये ऐसे एक्सीडेंटल ही पैदा होते हैं और इनके ऊपर अभी तक एंटीबायोटिक का प्रभाव या कोई भी यूसेजेस देखने को नहीं मिला है। फिर भी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन पैदा किए हुए होते हैं। लेकिन जब किसी इंसान को एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी पड़ती है किसी रोग के चलते हुए, तो उस रोग को पैदा करने वाले बैक्टीरिया तो इस एंटीबायोटिक से मर जाते हैं, लेकिन उस दौरान यदि शरीर में यह रेजिस्टेंट जीन वाले बैक्टीरिया होते हैं तो वो बच जाते हैं। उनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर उनके साथ साथ कई सारे हमारे शरीर के अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो भी नाश हो जाते हैं और तब जाके पूरा ग्राउंड साफ मिल जाता है ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को। और फिर ऐसे रेजिस्टेंट जीन वाले बैक्टीरिया अपनी संतति बढ़ाते हैं और अपनी वृद्धि और विकास के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तब जाके इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी आगे बढ़ता रहता है और कई सारी जनरेशन्स के अंदर वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा करने में सफल हो जाता है। आगे चलकर ऐसे बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया के जिनके पास ये जीन नहीं है उसको भी इस जेनेटिक मटेरियल का लाभ दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से चलते हुए बैक्टीरिया की एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के अंदर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता ही जाता है और हमारी एंटीबायोटिक्स जो कि पहले इनके ऊपर काफ़ी हद तक प्रभावी थी अब बेअसर हो जाती है और हम लाइलाज हो जाते हैं जब ऐसे बैक्टीरिया का संक्रमण होता है और हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, डायरिया वगैरह होते हैं। तो हमारे पास कोई भी इलाज नहीं होता और यह रोग जो आमतौर पर ठीक हो जाने चाहिए थे एंटीबायोटिक से, उनके अंदर भी इंसानों की मौत हो जाती है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में विश्व भर में 7 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे ही बैक्टीरिया के कारण मर रहे हैं जिनके खिलाफ एंटीबायोटिक बेप्रभावी या विफल हो रही है। लेकिन ये और भी चिंता पैदा करने वाला है क्योंकि वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार 2050 की साल तक आते आते 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत सालाना होती रहेगी यदि हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी कारगर रणनीति पैदा नहीं की। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इस एपिसोड को आगे भी देखते रहिए क्योंकि हम बात करेंगे क्या कर रही है हमारी वैश्विक एजेंसीज इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ।
दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि वैश्विक एजेंसीज जैसे कि WHO यानी कि विश्व आरोग्य संस्थान या यूनिसेफ वगैरह इस मामले में क्या कर रही है। तो दोस्तों इन संस्थाओं के द्वारा भी बड़ी संजीदगी से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ काफ़ी हद तक रिसर्च हो रही है और इन रिसर्च के जो परिणाम या तथ्य सामने आते हैं उनके ऊपर से एक गाइडलाइंस या स्ट्रेटेजीज बनाकर अपने सारे मेंबर्स देशों के अंदर बांट दी जाती है। उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स का प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहिए, किस तरह से एंटीबायोटिक्स को बचाना चाहिए जिससे कि आगे चलकर एंटीबायोटिक के कोई भी किल्लत ना रहे और एंटीबायोटिक्स दवाइयां बैक्टीरिया के ऊपर प्रभावी रूप से काम कर सके। WHO यानी कि विश्व आरोग्य संस्थान जो है उसने एक अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी रिलीज किया हुआ है। पहला यानी कि एक्सेस, दूसरा ग्रुप है वॉचफुल और तीसरा ग्रुप है रिस्ट्रिक्टेड। पहले ग्रुप के अंदर सारी दवाइयाँ फर्स्ट लाइन दवाइयाँ हैं जो कि आमतौर पर सभी जगह उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि सामान्य रूप से देखे जाने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को बड़ी आसानी से प्रभावी रूप से ठीक किया जा सके। दूसरे ग्रुप के अंदर जो दवाइयाँ हैं उन्हें बड़े ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए और जब आपको पता हो कि ये दवाइयाँ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ऊपर ही यूज़ करनी है तभी आपको ये यूज़ करनी चाहिए, यानी कि बड़े ही वॉचफुल तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा ग्रुप है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स दवाइयों का, जिनका कि कभी कभार या रेयर केसेस के अंदर यदि और कोई उपचार ना बचा हो तो ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आगे चलकर इन दवाइयों से भविष्य में बैक्टीरिया को प्रभावी रूप से खत्म किया जा सके। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने इनका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया है, बेहिसाब और बिन ज़रूरी इन दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि आज हमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा व्यापक प्रमाण में देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब एक आम आदमी के नज़रिए से आप में, मुझ में, सब में प्रश्न खड़ा होगा कि इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों जब भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ लाइलाज या बिन प्रभावी हो जाती है जिसके चलते हमें होने वाली कॉमन बीमारियां जैसे कि न्यूमोनिया, डायरिया या अन्य इन्फेक्शन जो है इनके अंदर एंटीबायोटिक्स दवाइयों का कोई भी प्रभाव नहीं होता, जिससे आगे चलकर आपको कई सारे दुष्परिणाम या गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। कई मामलों में ये जानलेवा तक सिद्ध हो सकता है। और मान लीजिए यदि आपको ये छोटी मोटी बीमारियों के अंदर यदि ऊपर के क्लास की या भारी भरकम एंटीबायोटिक दवाइयाँ देकर बचा भी लिया गया तो भी आपको उन भारी भरकम दवाइयों का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। इनको लंबे समय तक देना पड़ने के लिए आपको अस्पताल के अंदर भी दाखिल रहना पड़ेगा, जिसके चलते आपके इलाज का खर्चा बड़ा ही लंबा तगड़ा हो जाएगा और कई मामलों के अंदर आप आर्थिक रूप से काफ़ी बड़ी हानि उठा चुके होंगे। इसके अलावा जैसे ही आप एक भारी भरकम एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो यह बैक्टीरिया उसके खिलाफ भी लड़ते लड़ते इन दवाइयों के खिलाफ लड़ने का हुनर सीख जाते हैं, उनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस धीरे धीरे से डेवलप हो जाएगा। इसलिए जब दूसरी बार आप किसी छोटी मोटी बीमारियों के लिए दाखिल होंगे और यही बैक्टीरिया यदि आपके सामने आ गया तो आपकी ये भारी भरकम दवाइयाँ भी अब आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों इसलिए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुझे और आपको काफ़ी फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आम आदमी के तौर पर मैं और आप इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमें होने वाली ज़्यादातर छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि का प्रमुख कारण होता है वायरस, और वायरस के खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक दवाइयां अपनी असर नहीं दिखा पाती। तो कृपया करके ऐसी छोटी मोटी बीमारियों के अंदर बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट के पास से खरीद करके या फिर अपने आप ही अपने ऊपर इन दवाइयों का प्रयोग ना करें। यह नुकसानदेह हो सकता है और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी पैदा कर सकता है। दूसरा, जब भी आपको जरूरत पड़े कृपया करके किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही दिखाएं ताकि आपके प्रिस्क्रिप्शन में आने वाली दवाइयों को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से लिखा गया हो और आपको ठीक से डोज और मात्रा के अंदर वो प्राप्त हो। तीसरा, जब भी आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं तो अवश्य ही प्रिस्क्रिप्शन में उन्होंने कौन कौन सी दवाइयां लिखी है उनके बारे में अवश्य ही पूछे। यदि उन्होंने एंटीबायोटिक दवाई लिखी है तो अवश्य ही पूछे कि डॉक्टर क्या मुझे एंटीबायोटिक दवाई की ज़रूरत है
या नहीं, या इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और अगर मैं एंटीबायोटिक दवाई ना लूं तो क्या ये रोग ठीक होगा या नहीं, ये मरीज के रूप में आप उनसे अवश्य ही पूछ सकते हैं। चौथा, आप इससे विपरीत डॉक्टर को कभी भी प्रेशराइज ना करें कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे एंटीबायोटिक दवाइयों का हैवी डोज दे दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और फिर से अपना काम करने लग जाऊं। दोस्तों, इस तरह से प्रेशराइज करने पे दवाई आपको लिख तो देगा डॉक्टर, लेकिन आखिरकार आपके शरीर को उसके साइड इफेक्ट भुगतने पड़ेंगे और पूरी विश्व को या पूरी दुनिया को वहां से मिलने वाला एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तबाह करके छोड़ेगा। पांचवा, आपके प्रिस्क्रिप्शन में यदि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दवाई लिखी है तो वह एंटीबायोटिक दवाई जिस भी डोज या मात्रा में लिखी गई है और जितने दिनों तक लेने को कहा गया है उतनी मात्रा में उतने दिनों तक लेना आवश्यक है। तो दोस्तों, देखा यह गया है कि आमतौर पर मरीज अपने आप ही ये निर्धारित कर लेता है कि इतने बड़े डोज की मुझे क्या आवश्यकता है, मैं खुद ही आधा कर देता हूं और कम मात्रा में दवाई लेता है। और दूसरा, जब वो थोड़ा सा ही ठीक होने लगता है तो वो सोचता है कि अब 2 दिन में हम ठीक तो हो गए, आगे के 5 दिन और दवाई खाकर क्या फ़ायदा है। दोस्तों, ये दोनों एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। पहला तो जब आप कम मात्रा में दवाई लेते हैं तो दवाई का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ठीक नहीं होता, तो कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मरते नहीं और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए उन्हें एक ग्राउंड मिल जाता है। दूसरा, जब आप कम दिनों के लिए या पूरे ड्यूरेशन के लिए नहीं लेते तब भी यही घटना होती है कि जो बचे कुचे बैक्टीरिया रह जाते हैं बॉडी के अंदर उनको फिर से एक चांस मिल जाता है उठ खड़े होने का और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा करने का। तो कृपया करके अपने डॉक्टर के द्वारा जो भी डोज और मात्रा आपको कही गई है और जिस अंतराल के लिए कही गई है उसके मुताबिक ही ग्रहण करें। दोस्तों, जब भी मौका मिले अपने बच्चों और अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि जब भी हम वैक्सीनेट करते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली स्ट्रांग हो जाती है और हमें वो रोग नहीं होते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वैक्सीनेट डॉक्टर की सलाह के अनुसार अवश्य करें। इसके अलावा कोरोना के दौरान जो भी हम हेल्थ के प्रिकॉशंस लेते थे, जैसे कि हाथ की सफाई इत्यादि का पालन अवश्य करें ताकि एक इंसान से दूसरे इंसान तक कोई भी बैक्टीरियल या वायरल रोग ना आगे बढ़े। दोस्तों, जब भी हम एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर रोग पैदा करने वाले बैक्टीरियाज के साथ साथ हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं। तो जब भी आप एंटीबायोटिक दवाइयों का कोर्स ले रहे हो या कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद भी अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक नामक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, जिसके कि आपके शरीर के अंदर बैक्टीरियाज फिर से जागरूक कर सकते हैं, खास करके वो जो कि हमारे लिए फ्रेंडली है और हमारे शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ऐसे कई खुराक भी है जिससे कि आप अपने अंदर बैक्टीरिया का फ्रेंडली बैक्टीरिया का कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसे कि दही या छाछ, जिनके अंदर भी लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी बैक्टीरिया सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब भी हम साथ में मिलकर लड़ेंगे तो इस वैश्विक लड़ाई कि जिसके अंदर हम बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे एंटीबायोटिक्स को प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने योग्य रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तभी जाकर हम सफल होंगे। तो कृपया करके इन सारे नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि आगे चलकर भविष्य में यदि हमें इस धरातल पर बैक्टीरिया के खिलाफ खड़ा रहना है तो हमें इन एंटीबायोटिक्स दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी और यदि हम इनको बचा पाए तो ही हम जीवित रह पाएंगे।